Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the class of issues in management accounting. I am your teacher Salma Sadiq. Today our 14th lecture. In this we will discuss the flexible budget. What is flexible budget, how it is work, why it is implemented and how organization use this budget. Flexible budget is actually used for performance evaluation. कि अगर आपके एक्चुअल रिजल्ट्स में और जो आपके प्लान बजट्स में डिफरेंस आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्लान बजट क्या होता है, प्लान बजट कैसे बनाया जाता है, कैसे हम प्लान बजट जो होता है आपका फ्यूचर फॉरकास्ट के लिए यूज़ होता है। फ्लेक्सिबल बजट ये है कि आपकी बजट में एडजस्टमेंट की जाती है एक्चुअल और स्टैटिक बजट जो है उसको आप कंपेयर करते हो तो जो आपकी चेंजिंग्स रिकमेंडेड होती हैं या जो आपका एक्टिविटी वेरिएंस होता है उसको एडजस्ट करने के लिए हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं। हमने प्लान बजट में देखा था कि फ्यूचर में हम फॉरकास्ट कर रहे होते हैं कि आपकी इतनी प्रिडिक्टेड सेल्स है तो उसके अगेंस्ट कितने रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। फ्लेक्सिबल बजट में इसके रिवर्स होगा, हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इसके एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज़ को एडजस्ट किया जाता है। टुडे वी विल डिस्कस द वेरिएंस एनालिसिस साइकिल, व्हाई इट इज़ यूज्ड, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, प्लान बजट की डेफिशिएंसीज क्या हैं और एक्चुअल वर्सेस प्लान बजट इसको कंपेयर करेंगे। अब आप क्या कहते हैं कि अगर आपका बहुत रेयर चांसेस में ऐसे होता है कि जो आप प्लान कर रहे होते हो या जो आपने बजट प्रिपेयर किया होता है आपके एक्चुअल रिजल्ट्स भी उसके अकॉर्डिंग आए। आपके एक्चुअल रिजल्ट्स डेविएट कर सकते हैं एक्सपेंडिचर्स की फॉर्म में, आपके रेवेन्यूज डेविएट कर सकते हैं, आपकी आउटपुट डेविएट कर सकती है। उस डेविएशन की डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। ये कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं कि व्हाट हैपेंड इफ द एक्चुअल एक्सपेंसेस डिफर फ्रॉम द बजटेड एक्सपेंस, कि अगर आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस और बजटेड एक्सपेंस में डिफरेंस आता है तो वो क्या होगा। आपने फिर उसके रीजंस आइडेंटिफाई करने होते हैं कि व्हाई एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज आर डिफर फ्रॉम बजटेड। ये हम सारा कुछ इसमें वेरिएंस एनालिसिस में या फ्लेक्सिबल बजट में करेंगे कि हम ये रीजंस आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर आपकी चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, उसके रीजंस आइडेंटिफाई करेंगे। फिर क्या है कि क्या मैनेजमेंट को इसके लिए पैनलाइज किया जाए, नहीं, आपकी डेविएशन की डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। मे बी आपकी एक्चुअल में आउटपुट ज़्यादा हो आप बजटेड से, क्या पता आपने जब बजट तैयार किया हो तो वहाँ आपकी उस टाइम पे कॉस्ट कम हो, आपकी एकदम कमिंग पीरियड में इन्फ्लेशन बढ़ गई हो, चीज़ों की वैल्यू बढ़ गई हो, कॉस्ट बढ़ गई हो या प्रोडक्शन प्रोसीजर्स महंगे हो गए हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपके एक्चुअल एक्सपेंस डिफर कर सकते हैं बजटेड एक्सपेंस से। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मैनेजमेंट को पैनलाइज करो, बल्कि आप रीजंस आइडेंटिफाई करो, रीजंस को फाइंड आउट करो कि हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू में डिफरेंस क्यों आ रहा है। अब इस काम के लिए मैनेजमेंट क्या यूज़ करती है, वेरिएंस एनालिसिस साइकिल, कि हम वेरिएंस एनालिसिस साइकिल में आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी डेविएशन जो आ रही है वो क्यों आ रही है, आपके एक्चुअल और बजटेड एक्सपेंसेस में या प्लान्स में क्यों डिफरेंस आ रहा है। आपका वेरिएंस एनालिसिस साइकिल किस लिए यूज होता है, यूज टू इवेलुएट एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, कि आप इवेलुएट करते हो कि रीजंस क्या थी और उसको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हो। हाईलाइट सुपीरियर एंड अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स, कि आपके अगर जो रिजल्ट्स सुपीरियर आ रहे हैं मीन्स के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, आपकी डेविएशन पॉजिटिव आ रही है तो उसको भी आप हाईलाइट करो, और अगर आपके अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आ रहे हैं तो उनको भी हाईलाइट करो कि क्या रीजंस है। आपकी अगर माइनर सी डेविएशन है तो वो आपकी नेलिजिबल होगी, कि मीन्स के आपके 5 या 10 रुपए का कोई डिफरेंस आ गया है या 0.1% का 0.2% का डिफरेंस आ गया आपके एक्चुअल और बजटेड में, दैट इज नेलिजिबल। बट अगर आपके 500 के बजाय या 5 रुपीज़ के बजाय आपका 50,000 या इतना चेंज आ रही है, डेविएशन आ रही है, तो वो क्यों आ रही है। आप उसकी फाइंड द रूट काजेस, कि आप उसकी रीजंस को आइडेंटिफाई करो कि क्यों आ रहा है, और अपने सुपीरियर जो अचीवमेंट्स हैं उनको रेप्लिकेट करो, मीन्स के उन प्रोसीजर्स को रिपीट करो कि किस वजह से आपकी अचीवमेंट सुपीरियर आई हैं, और अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंसेज या रीजंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। और ये जो बात हुई थी कि आपका वेरिएंस एनालिसिस साइकिल इसलिए नहीं यूज़ होता कि आप पुअर परफॉर्मेंस को ब्लेम करें,
बल्कि ये सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और रीजंस को फाइंड आउट करता है। जिस तरह हमने ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया था कि इट डज नॉट मीन कि यू पेनलाइज द मैनेजमेंट, ओनली यू वांट टू फाइंड आउट द रीजंस ऑफ डेविएशन। इट माइट बी अ पॉजिटिव डेविएशन, अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट होंगे तो क्या आप मैनेजमेंट को पेनलाइज करोगे कि एक्चुअल क्यों नहीं आया, आप बजटेड क्यों नहीं आए, आप खुश होंगे ना। तो इसीलिए ये कि आपके रिजल्ट्स नेगेटिव भी या अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, तो इसके लिए आप मैनेजमेंट को पेनलाइज नहीं करोगे। और वेरियंस साइकिल एनालिसिस का भी मकसद ये नहीं होता कि आप पुअर परफॉर्मेंस को ब्लेम करो, बल्कि सिर्फ ये कि आप आइडेंटिफाई करो। ये आपके ऑर्गेनाइजेशंस या आपकी अकाउंटिंग जो डिपार्टमेंट होता है उसमें ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट हो रही है, क्या आपने करना है, पहले एनालाइज वेरियंस, कि वेरियंस आया है उसको देखें। आपने अगर वेरियंस आपको नजर आया है तो फिर रेज क्वेश्चंस, के एनालाइज से आपके क्वेश्चन रेज होते हैं कि क्यों हुआ है। देन आइडेंटिफाई द रूट काजेस, आप काजेस को आइडेंटिफाई करो कि किस वजह से हो रहा है प्रॉब्लम। फिर उन काजेस को कम करने के लिए टेक एक्शन, कि अगर आपके सुपीरियर रिजल्ट्स आए हैं तो आप उनको रेप्लिकेट करोगे, और अगर आपके फेवरेबल रिजल्ट्स आए हैं तो आप उनको एलिमिनेट करोगे। आप उसको फिर नेक्स्ट कंडक्ट द नेक्स्ट पीरियड्स ऑपरेशन के, ये आपका साइकिल रिपीट होता रहेगा कि आपने एक्शन ले लिया, आपके पॉजिटिव रिएक्शन है या जो भी आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं तो उनको आप रिपीट कर रहे हो, और दूसरे आपके नेगेटिव रिजल्ट्स को आप एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर नेक्स्ट पीरियड का आप कंडक्ट करोगे। तो ये आपके रिजल्ट्स इस तरह रिपीट होते रहेंगे। आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का क्या काम होता है? आपकी मैनेजमेंट सिस्टम दैट कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट्स टू बजट। आपकी जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होती है उसका फंक्शन क्या है कि वो एक्चुअल रिजल्ट्स और बजटेड रिजल्ट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं। आपकी सिग्निफिकेंट डेविएशंस जो होंगी वो आइडेंटिफाई होंगी, और अब वही जिस तरह ऊपर बात की है कि अगर आपकी 500 या 5 रुपीज़ का डिफरेंशिएट आ रहा है तो आप उसको नेलिजिबल का इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर आपका 50,000 का डिफरेंस आ रहा है या फिर ये कि 10%, 20% की डेविएशन आ रही है तो आप उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करोगे। इट इज़ नॉट इग्नोरेबल। तो मैनेजर्स का क्या काम है कि एनेबल मैनेजर्स टू फोकस ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएंस और बाय पास द ट्रिवियल डिस्क्रिपेंसीज। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का यही काम होता है कि अगर जो आपके इम्पोर्टेंट वेरिएंसेस हैं उनको फोकस करें और उनको सॉल्व आउट करें। अगर आपकी नेगेटिव डिस्क्रिपेंसीज हैं तो उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करें, और अगर पॉजिटिव हैं तो उन फंक्शंस को रिपीट किया जाए, और आपकी जो माइनर प्रॉब्लम्स होंगी आप उनको इग्नोर करोगे। उसके बाद है फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है। हाउ चेंजेस इन द एक्टिविटी इफेक्ट कास्ट, कि आपके फ्लेक्सिबल बजट में आप इन चीज़ों को एड्रेस कर रहे होते हो कि अगर आपकी एक्टिविटी चेंज होती है तो वो कैसे कास्ट को इफेक्ट करती है। मींस कि आपने प्लान किया हुआ था बजट में 1000 यूनिट्स आप सेल करोगे, लेकिन आपके एक्चुअल में 1100 सेल हो रहे हैं, तो ये आपका एक्टिविटी में चेंज है कि आपका नंबर ऑफ यूनिट्स आपके, अब पहले आपने 1000 अज्यूम किए हुए थे, अब 1100 आपके सेल हो रहे हैं, तो फिर आपकी ऑब्वियसली जब आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी तो उसके अगेंस्ट कास्ट भी आपकी इंक्रीज होगी। तो ये चीज़ है कि आपकी एक्टिविटी कैसे आपके कास्ट को इफेक्ट कर रही होती है। एन एस्टिमेशन ऑफ व्हाट रेवेन्यू एंड कास्ट शुड हैव बीन गिवन द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द पीरियड। अब ये है कि आप एस्टिमेट, ये नहीं है कि आपने अगर 1100 आपके आउटपुट यूनिट सेल हुई हैं, आपके एक्चुअल में आपने बजट किए हुए थे 1000, आपके एक्चुअल में सेल हो रहे हैं 1100, तो आप उस 1100 यूनिट्स की कास्ट को कंपेयर 1000 के यूनिट से नहीं कर सकते, बल्कि आप फिर फ्लेक्सिबल बजट में एस्टिमेट लगाते हो कि अगर आपके 1100 यूनिट्स होंगे तो उसके अगेंस्ट रेवेन्यू और कास्ट कितनी होगी, आपके एक्चुअल लेवल पे कास्ट कितनी होनी चाहिए थी और आपकी आई कितनी है। आप फिर उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेट लगाते हो कि 1100 यूनिट्स अगर हमारे सेल होते हैं तो उसके रेवेन्यूज कितने आने थे, कितनी कास्ट आनी थी और हमारी एक्चुअल में आई कितनी है। एक्चुअल कास्ट्स आर कंपेयर टू व्हाट द कास्ट शुड हैव बीन फॉर द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। वही बात है कि आपने जो स्टैटिक या प्लानिंग बजट में आपने 1000 यूनिट्स का एस्टिमेट लगाया हुआ था और आपके एक्चुअल में 1100 हुई हैं, तो उनको आप कंपेयर नहीं करोगे, बल्कि आप फिर 1100 यूनिट के लिए बजट फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करोगे तो उससे आप कंपेयर करोगे। If the adjustment for the level of activity are not made, it is very difficult to interpret the discrepancies between the budget। तो यही है कि अगर आप
आपका जो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी है, आपके एक्चुअल लेवल ऑफ सेल्स है, उसके लिए एडजस्टमेंट नहीं बनाओगे तो फिर जो आप रिजल्ट्स को कंपेयर करोगे या फिर जो आप इंटरप्रेट कर रहे होगे रिजल्ट्स को वो बजटेड वैल्यू से कंपेयर करके, तो वो आपकी फेयर वैल्यूज़ नहीं होंगी। इसकी हम एग्जांपल ये देखते हैं कि आपकी डेफिशिएंसीज ऑफ प्लान बजट। अब आपने जो बजट प्लान किया था वो सपोज था आपका 1000 यूनिट के लिए। ये एक पार्लर की एग्जांपल है कि अगर आप एक पार्लर में 1000 क्लाइंट विजिट करते हैं तो कितनी कास्ट आती है और कितने रेवेन्यूज आते हैं। आपका यहाँ पे ये जो क्यू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ क्लाइंट्स को। आपकी यहाँ पे कास्ट जो गिवन है ये आपकी सेमी या मिक्स्ड कास्ट है कि वेरिएबल प्लस फिक्स्ड पोर्शन है इसमें कास्ट का। तो अब रेवेन्यू क्या है कि 180 मल्टीप्लाई बाई क्यू, कि आपके जितने नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिट करेंगे उसको आप 180 से, क्या 180 आपका चार्जेस हैं पर कस्टमर। तो यहाँ पे आपके टोटल रेवेन्यूज हो गए 1,80,000। अब यहाँ पे आपका रेवेन्यू का वर्ड इसलिए यूज हो रहा है सेल्स के बजाय कि यहाँ पे अब आप सेल्स नहीं कर रहे हो बल्कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके अगेंस्ट आप पैसे ले रहे हो। डिफरेंट आपकी कुछ ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको डोनेशंस मिलती हैं, तो वो उनके रेवेन्यूज होंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपका रेवेन्यूज का वर्ड यूज होगा सेल्स के बजाय। अब इसके अगेंस्ट आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, वेजेस एंड सैलरीज। अब देखें वेजेस एंड सैलरीज 65,000 अब फिक्स पोर्शन है वेजेस एंड सैलरीज में, प्लस आपका क्या होगा कि 37 पर यूनिट आपका वेरी करेगा कि जितने नंबर ऑफ क्लाइंट विजिट करेंगे तो 37। अब 1000 क्लाइंट्स थे तो 37,000 ये हो जाएगा और प्लस 65,000 फिक्स पोर्शन, तो आपके टोटल 1,02,000 हो गया। इसी तरह हेयर स्टाइल सप्लाईज पे 1.5 आपका वेरिएबल कास्ट ये आपके वेरिएबल है टोटली, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पर कस्टमर, तो आपकी 1500 आ गई। इस तरह क्लाइंट ग्रेजुटी है 4.10 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो 4100। इलेक्ट्रिसिटी में भी 1500 फिक्स पोर्शन है और ये कुछ ऊपर आपका वेरिएबल पोर्शन है। टोटल आपकी कास्ट आ गई 28,500। रेंट जो है ये आपका फिक्स है 28,500। लाइबिलिटी इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट हेल्थ और मिसलिनियस एक्सपेंस, ये एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस तक ये आपके फिक्स एक्सपेंसेस हैं और मिसलिनियस में आपका कुछ फिक्स पोर्शन है और कुछ वेरिएबल पोर्शन। तो इस तरह टोटल आपके जो एक्सपेंसेस हो गए 1,63,200 फॉर 1000 कस्टमर्स। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे आपकी कितनी है 16,800, जो आपने प्लान की थी फॉर द कमिंग टाइम पीरियड के आपके जो मंथ मार्च में एंड हो रहा है, तो उसकी आपके इतने क्लाइंट्स विजिट करेंगे, उसके अगेंस्ट इतने एक्सपेंसेस होंगे और ये आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम होगी। बट आपके एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल रिजल्ट आपके कैसे डेविएट हुए हैं कि आपके एक्चुअल क्लाइंट्स ने विजिट किया 1100। अब 1100 के अगेंस्ट आपको रेवेन्यूज कितने आए हैं 1,94,200। अब आपकी वेजेस एंड सैलरीज यहाँ पे आपको गिवन है कि आपके 1,06,900 वेजेस आपने पे की। हेयर स्टाइल सप्लाईज थी 1620, क्लाइंट ये मिसलिनियस एक्सपेंस तक आपके ये सारे एक्सपेंसेस हुई है 1,94,200 के रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए। तो टोटल एक्सपेंस आपके 1,72,970 थे। तो अब नेट ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे आपकी कितनी है 21,230 आपकी, जबकि बजटेड थी 16,800, एक्चुअल आपकी आई है 21,230। तो ये आपकी डेविएट कर रही है। ये जो डेविएशन है इसके पीछे डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। एक तो ये है कि आपके नंबर ऑफ क्लाइंट के आपकी एक्टिविटी में चेंज आया है कि 1000 के बजाय आपके 1100 कस्टमर्स ने विजिट किया है। ऑब्वियसली आपके जब 1000 के बजाय 1100 कस्टमर्स आएंगे तो आपके रेवेन्यूज भी इंक्रीज होंगे कि आपके पर हेड चार्जेस 180 थे, तो अब आपके अगर उतने ही 180 भी होंगे 1100 के अगेंस्ट, तो आपके रेवेन्यूज इंक्रीज हुए 1,94,200 पे चले गए। आप वेजेस एंड सैलरीज भी ज़्यादा पे करोगे, आपके हेयर स्टाइल सप्लाईज के भी एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के भी ज़्यादा होंगे। तो अब ये है कि आप कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट्स और बजटेड को, क्योंकि आपका जो बजट था वो 1000 कस्टमर्स के लिए आपने बनाया था, जबकि आपके एक्चुअल में 1100 कस्टमर आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी डेविएशन कैसे आई है। आपकी अगर पॉजिटिव होगी मींस कि आपके एक्चुअल में फेवरेबल इनकम ज़्यादा हुई है प्लान बजट से, तो वो आपका फेवरेबल चेंज होगा, वेरिएंस होगा। आपके अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हुई हैं अभी
प्लान बजट से, तो वो आपके अनफेवरेबल चेंज होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये डेविएशंस जो आई हैं, आपके रेवेन्यूज़ में डेविएशन पॉजिटिव आई है कि आपके 180 के बजाय 194,200 14,200 का फेवरेबल वेरिएंस आया है। वेजेस एंड सैलरीज में आपका 4,900 का अनफेवरेबल चेंज आया है। हेयर स्टाइल सप्लाईज में भी 120 अनफेवरेबल चेंज है। क्लाइंट ग्रेजुटी में भी आपका 2,770 का अनफेवरेबल चेंज आया है। आपकी इसी तरह ये डेविएशन, आपके फिक्स्ड एक्सपेंस सेम रहे, लाइबिलिटी इंश्योरेंस आपकी सेम रही, और आपका ये रेंट आपका सेम रहा। बाकी आपकी जितने भी सेमी फिक्स्ड वाली जो आपकी मिक्स्ड कॉस्ट थी उनमें चेंज आया है, अनफेवरेबल या फेवरेबल। आपकी इलेक्ट्रिसिटी में फेवरेबल चेंज आया है कि आपकी कम कंज्यूम हुई है। तो यहाँ पे आप नेट ऑपरेटिंग में जो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो एक्चुअल में ज़्यादा आई है और प्लान में कम थी, आपका फेवरेबल चेंज आया है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये चेंज आया क्यों है, ये कैलकुलेशन हमने कैसे की है। अब यहाँ पे बजट कैन बी एडजस्टेड टू शो व्हाट कास्ट शुड बी फॉर द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे कि अगर 1100 कस्टमर आए हैं तो तब हमारी कास्ट एक्चुअल में बनती कितनी थी। जो हमें बजट प्लान बजट में जो हमने कास्ट और रेवेन्यूज की रेशियो अज्यूम की थी, उसके अगेंस्ट अगर 1100 यूनिट्स हमारे सेल होते हैं तो फिर हमारी कास्ट बनती कितनी है। हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे मिक्स्ड कास्ट के लिए कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल ही देख लें कि अगर 1500 आपकी कास्ट वो फिक्स पोर्शन था और 0.10 क्यू आपका वेरिएबल पोर्शन था, कि क्यू आपका नंबर ऑफ क्लाइंट्स विजिट्स है और आपका 0.10 आपकी पर यूनिट वेरिएबल कास्ट है। तो आपके अगर 1100 कस्टमर विजिट कर रहे हैं तो आपकी 1610 कास्ट होनी चाहिए, जबकि आपकी यहाँ पे बिजली की कितनी कास्ट है 1550। आपकी यहाँ पे एक्चुअल बनती कितनी थी बजट के हिसाब से 1610। तो ये आपका फेवरेबल चेंज आया है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि आपकी डिफरेंट वेजेस एंड सैलरीज हैं, तो वो भी आपकी 65,000 प्लस 37 क्यू वो आपकी कितनी होनी चाहिए। बाकी अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस वेरी विद द नंबर ऑफ कस्टमर, कि आपके जितने नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज होंगे तो आपके अदर वेरिएबल एक्सपेंस भी इंक्रीज करेंगे, लेकिन फिक्स एक्सपेंस जो हैं वो आपके सेम रहेंगे। यहाँ पे ये हमने कैलकुलेशन की हुई है कि आपका एक्चुअल क्लाइंट विजिट, कि एक्चुअल कितने क्लाइंट विजिट हुए 1100, तो उनके अगेंस्ट आपके रेवेन्यूज कितने थे $180 पर क्लाइंट, तो वो आपकी 198,000 आपके रेवेन्यूज बनते थे जो फ्लेक्सिबल के हिसाब से। बट आपके एक्चुअल में हुए कितने रेवेन्यूज 1,94,200। वेजेस एंड सैलरीज आपकी बनती थी 1,05,700 एक्चुअल में, जो होनी चाहिए थी हमारे प्लान बजट के हिसाब से, और हमारी जो एक्चुअल में हुई है वो 1,06,900। मीन्स कि हमारा यहाँ पे अब हम कंपेयर किसको कर सकते हैं, इस फ्लेक्सिबल बजट से कंपेयर कर सकते हैं अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को, क्योंकि ये 1100 क्लाइंट्स के लिए प्रिपेयर किया गया है या मैनिपुलेट किया गया है। इसी तरह हेयर स्टाइल सप्लाई है 1650, आपके वेरिएबल कास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लाइंट ग्रेजुटी है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज हैं, बाकी भी जितने फिक्स आपके एक्सपेंसेस सेम रहे, आपके मिसलिनियस जो एक्सपेंसेस थे वो चेंज हुए हैं, तो आपके टोटल एक्सपेंस 1,67,490 बन रहे हैं जो आपके बजट के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में हमारे कितने बने थे 172,970। यहाँ पे आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम 21,230 बन रही थी, जबकि एक्चुअल में जो आपकी बननी चाहिए थी वो 30,510 बननी चाहिए थी आपके बजट के हिसाब से। अब क्या है कि वैसे हमने जब देखा था कि प्लान बजट और एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर किया था, तो तब हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट्स थे वो फेवरेबल आ रहे थे कि हमारे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे थे। बट आपके एक्टिविटी लेवल के हिसाब से जो आपके प्रॉफिट आने चाहिए या जो आपके एक्सपेंडिचर होने चाहिए, जब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं तो फिर हमारे रिजल्ट्स अनफेवरेबल आ रहे हैं कि 30,510 हमारा बजट के हिसाब से प्रॉफिट आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में हमारा आया कितना 21,230। तो अब यहाँ पे हम कंपैरिजन की पोजीशन में आ गए हैं कि हम एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं फ्लेक्सिबल बजट के यूनिट्स से,
कि आपकी यहाँ पे एक्टिविटी लेवल सेम है, अब फिर आपके एक्सपेंसेस में डेविएशन क्यों है, आपके रेवेन्यूज में डेविएशन क्यों है, ये मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। वो वेरिएंस एनालिसिस साइकिल को यूज़ करते हुए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके किन रीजंस की वजह से ये डेविएशन आई है। पहले तो हमारा एक्टिविटी लेवल ही जब चेंज हो गया था तो फिर हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम उसको कंपेयर करेंगे भी सही एक्चुअल और आपका जो प्लान बजट था, तो वो आपके रिजल्ट्स जो होंगे वो अनफेयर होंगे, वो आपके ट्रू प्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे। तो अब आपका प्लान बजट, फ्लेक्सिबल बजट को आप एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हो। तो इसमें जो डेविएशन आ रही है उसको मैनेजमेंट को सॉल्व आउट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी नेक्स्ट फैक्टर्स देखेंगे कि कैसे ये चेंज आया है, ये क्यों आया है, कैसे इसको एड्रेस किया जा सकता है। इसके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।